कल हमने देखा कि समर एंटी किंग का खिताब जीत चुका था। उसने अग्रवाल इंडस्ट्रीज पर मंडरा रहे संकट को भी खत्म कर दिया था। इसके साथ ही वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज का हीरो भी बन गया था। अब जब वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज से निकला तो हिमांशी ने उसको ड्रीम नाइट बार में बुला लिया। वहां हिमांशी का ऋषभ के साथ पंगा हो गया और दोनों रेस लगाने के लिए चल पड़े। हिमांशी ने ज्यादा पी ली थी। उसके कारण उसकी गाड़ी ठुकने से भी बच गई थी। और जब समर ने उस गाड़ी को बचा लिया तो हिमांशी को लगने लगा था कि समर भी कहीं ना कहीं रेसिंग तो जानता ही है। इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर वो रेसिंग जानता है तो उसके लिए रेस करे। अब आगे दोस्तों, सुकून एफएम चैनल पर मैं मनदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम सुनने जा रहे हैं सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 40। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है यह हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें। अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। नई कहानियों के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी। जब समर ने उसके सिर पर चपत लगाई तो उसने अपना सिर छुआ और उसे लगा कि उसने बहुत ज्यादा पी ली है। उसके सिर में दर्द होने लगा था। इसलिए उसने समर से कहा, प्लीज जीजू, मान जाओ ना, मेरे सिर में दर्द है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला सकती। और अगर मैं ऋषभ को रेस में से हार गई तो मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। प्लीज आप गाड़ी चलाइए ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये रेस जरूर जीत जाएंगे। समर ने बोहे चढ़ाते हुए हिमांशु को पैसेंजर सीट पर बैठने का इशारा किया और कहा, ठीक है, तुम पैसेंजर सीट पर बैठ जाओ और अपनी सीट बेल्ट बांध लो, मैं चलने के लिए तैयार हूं। और यह कहते वो ड्राइवर सीट पर बैठ गया। वैसे भी अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो हिमांशु को गाड़ी चलाने दे। उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा था। वो कभी भी कहीं भी एक्सीडेंट कर सकती थी। समर को अपनी जिंदगी की बहुत परवाह थी। इसलिए वो अपने आप गाड़ी चलाने की बात कर रहा था। समर ड्राइवर सीट पर बैठा, सीट बेल्ट बांधी और उसने पूछा, हाँ हिमांशी, बताओ कहाँ जाना है। हिमांशी ने आग झपकाते हुए कहा, हमें एबी रोड के पास जाना है, वहां अभी सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगी। ऋषभ रेस के लिए वहीं मेरा इंतजार कर रहा है। वुम, उसकी बात सुनते ही समर ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और फरारी गूंजती हुई एबी रोड की ओर चली गई। हिमांशी ने जब समर को उम्मीद भरे नजरों से देखा और पूछा, जीजू, क्या आप बाद में मेरे लिए रेस कर सकते हैं। उसे समर के हुनर पर पूरा भरोसा हो गया था। वो हवा में ड्रिफ्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके जीजू कर सकते थे। जाहिर था कि वो बहुत अच्छा स्किल्ड कार रेसर है। समर ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कार रेसिंग पसंद नहीं है। हिमांशी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, प्लीज जीजू, एक बार कीजिए ना। अगर आप मेरे लिए कार में रेस करेंगे तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड भी बन सकती हूँ। उसकी बात सुनकर समर को गुस्सा आ गया। उसने हिमांशी को गुस्से में देखते हुए कहा, बकवास मत करो हिमांशी, तुम्हारी बड़ी बहन मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। हिमांशी ने मोहक मुस्कान के साथ समर को लुभाने की कोशिश करते हुए कहा, जीजू, सभी मर्दों के दो बहनों की जोड़ी बहुत पसंद होती है। हम दोनों मिलकर आपकी सेवा कर सकते हैं, आप बहुत खुश रहेंगे। हिमांशी की बात सुनने के बाद समर ने जोर से ब्रेक लगा दिए। वो लगभग सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गए और समर की सांसें तेज हो गई। बहनों की जोड़ी, बहनों की जोड़ी कई मर्दों का सपना होती है। बहनों की जोड़ी उसकी सेवा करेगी तो सोचकर उत्तेजित हो जाते। लेकिन समर ने जल्दी में अपना सिर हिलाया और खुद को कोसते हुए मन ही मन कहा, समर, तुम एक अच्छे इंसान और नेक इंसान हो, तुम्हारे मन में ऐसा बुरा विचार कैसे आ सकता है। समर ने अपने मन में उमड़ी उत्तेजना को दबाते हुए सिर हिलाया और कहा, हिमांशी, बकवास मत करो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हिमांशी हंसी और मोहक स्वर में बोली, जीजू, अभी अभी आपका दिल तेजी से धड़का था ना, आप ललचा रहे थे ना। समर ने तुरंत मना करते हुए कहा, तुम कुछ भी बकवास मत करो हिमांशी, अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रहोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। असल में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो एक बार तो ललचा गया था। समर ने मन ही मन खुद की तारीफ की और एक अच्छा इंसान अपने आप को बताते हुए अपने आप ही हंसने लगा।
उसने हिमांशी से बात करना बंद कर दिया और गाड़ी फिर से एबी रोड की तरफ बढ़ा दी। एबी रोड पर 18 तीखे मोड़ थे। ये रोड भीड़ से भरा हुआ था और शहर के बीचों बीच था। कई यंग कार रेसर यहाँ रेस करना पसंद करते थे। कार रेस क्लब का हेडक्वार्टर भी यहीं था। जाहिर है लोग इस क्लब में शामिल हो सकते थे। वे सभी अमीर परिवारों के बिगड़े हुए बच्चे थे, शहर के गैंगस्टर थे और यहाँ हर साल 10 से ज्यादा मौतें भी होती थी। 30 मिनट बाद समर और हिमांशी एबी रोड पर पहुंच गए थे। उसने सिर उठाया और देखा तो आगे भीड़ थी और कई मोड़ थे। समर ने हल्के से बाहें चढ़ाते हुए हिमांशी से पूछा, हिमांशी, क्या तुम रेसिंग क्लब की मेंबर हो? क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो? हिमांशी ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने बस रेस ही लगाई है। मैं रेसिंग क्लब की मेंबर नहीं हूँ। समर की आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। उसने हिमांशी से कहा, हिमांशी, यहाँ दोबारा मत आना। ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। उसे उस जगह से घृणा हो रही थी। उसको फील हो रहा था कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। ये निराश युवाओं का अड्डा है और समर नहीं चाहता कि हिमांशी यहाँ आए और मुसीबत में पड़ जाए। समर की आंखों में नाराजगी देखकर हिमांशी घबरा गई। वो जानती थी कि समर ने सिर्फ ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको उसकी परवाह है। उसे ऐसे समर को अपनी परवाह करते हुए देखकर अच्छा भी लग रहा था। हिमांशी ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, आज की रेस के बाद मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। हिमांशी का जवाब सुनकर एक मुस्कान के साथ समर ने जब देखा तो बाहर के खाली जगह कई शानदार गाड़ियां खड़ी थी। लैम्बोर्गिनी, मसराती, बुगाटी वगैरह और सभी गाड़ियां टॉप एंड स्पोर्ट्स गाड़ियां थी। हिमांशी ने समर का हाथ पकड़ा और कहा, जीजू, ऋषभ वाइल्ड बार में है, चलो अंदर चलते हैं। और वो उसको अपने साथ लेकर बार की तरफ चल पड़ी। समर हिमांशी का हाथ छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। कई कोशिशों के बाद भी वो नाकाम रहा, इसलिए उसने जाने दिया और वाइल्ड बार के एंट्री गेट पर एक भेड़िया बना हुआ था। जब समर ने ऊपर के भेड़िए को देखा तो वो उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसकी आंखों में घृणा और गहरी हो गई। वो अफ्रीका का शैडो किंग था और भेड़िया उनके ग्रुप का प्रतीक था। वाइल्ड बार के एंट्री गेट पर भेड़िए का चित्र देखकर वह नाराज हो गया था। समर ने भौहें चढ़ाई और हिमांशी को वाइल्ड बार में ले गया। डीजे का तेज संगीत अंदर बज रहा था। लड़के और लड़कियां इधर उधर कूद रहे थे, चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। बार के कोने में लड़के लड़कियां एक दूसरे में डूबे हुए थे। तभी सुनहरे रंग के बालों वाला एक गोरा सा युवक समर और हिमांशी की तरफ बढ़ा और बोला, हिमांशी, तुम आखिरकार आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने काली कमीज पहनी हुई थी। ये व्यक्ति बहुत घमंडी था और उसके पीछे कम से कम 20 गुंडे चल रहे थे। पूरे शरीर पर उसके टैटू बने हुए थे। शायद जाहिर था कि वो गलत काम करने वाले लोग थे। हिमांशी ने दुखी होकर उस युवक की तरफ देखा और कहा, ऋषभ, मैं आ गई हूं, चलो रेस करने चलते हैं। वो लड़का कोई और नहीं, ऋषभ ही था। ऋषभ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम पहले एक ड्रिंक कर सकते हैं। हिमांशी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, ऋषभ, मैं यहाँ पीने नहीं रेस लगाने आई हूं। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने ताना मारा और कहा, अगर तुम पियोगी नहीं तो हम रेस नहीं करेंगे। कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि तुम पियोगी तो ये रेस हार जाओगी? हिमांशी ने दांत भींचते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई डर नहीं। चलो पीते हैं। मैं तुम्हें कह देती हूँ कि तुम कुछ भी चल चलाओ, लेकिन आज हमें हरा नहीं पाओगे। ये कहते वो अपनी तरफ समर को बार बार खींच रही थी। तभी ऋषभ ने जब हिमांशी को समर का हाथ पकड़े देखा तो उसने समर से ठंडे स्वर में कहा, दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम हिमांशी से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। समर ने बिना किसी परवाह के साथ कहा, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं। ऋषभ ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए अपनी बात फिर दोहराई, अरे यार, मैंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम हिमांशी से दूर रहो। समर ने ऋषभ की तरफ हल्के में देखा और कहा, तुम्हारी हिंदी खराब है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। प्लीज अपनी बात एक बार और कहो। उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। ऋषभ के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने गुस्सा होते हुए कहा, दोस्त, तुम जानबूझकर मुझे टोंट मार रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की?
उसकी आंखें में ठंडी चमक आ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि समर उसे बेवकूफ बना रहा है, उसे शर्मिंदा कर रहा है, लेकिन वो उसकी चाल में फंस गया था। समर ने आश्चर्य से ऋषभ की ओर देखा और कहा, तुम पहले से ही बेवकूफ हो। मुझे क्या जरूरत है तुम्हें बेवकूफ बनाने की? मैं तुम्हें बनाऊंगा भी क्यों? मुझे तुमसे क्या लेना देना? समर जानबूझकर उसको गुस्सा दिला रहा था। समर की बात सुनकर ऋषभ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसने कहा, दोस्त, मैं तुम्हें एक बार और बता देता हूँ, हिमांशी से दूर रहो। हिमांशी मेरी है। यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूरी ही बनाकर रखो। समर ने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, और अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? ऋषभ ने समर को गुस्से में घूरते हुए कहा, दोस्त, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अंडरवर्ल्ड से हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो शायद हो सकता है कि कोई तुम्हारा अंग या टांग काट दे। समर ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम मुझे धमका रहे हो? उसे हालांकि धमकी से ही नफरत थी, और एक छोटा सा गुंडा उसे धमकी देने की बात कैसे कर सकता था? ऋषभ ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बोला, तुम इसे धमकी समझ सकते हो? समर ने हल्की और आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे माता पिता जानते हैं कि तुम इतने पावरफुल हो? ऋषभ ने थोड़ा हैरानी होते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? उसे साफ साफ समझ आ गया था कि उसकी बुद्धि कमजोर है और उसकी उसकी बातें समझ नहीं आ रही है। ऋषभ की बुद्धि देखकर समर थोड़ा अवाक रह गया। ऐसे बेवकूफ इंसान से बात करना मुश्किल था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर तरस आ रहा है। अगर तुम्हारे माँ बाप को पता होता तो तुम ऐसे हो, तो उन्हें तुम्हें पैदा करने पर बहुत पछतावा होता। तुम जैसे मंद बुद्धि को जन्म देने से तो अच्छा है तुम्हारे माता पिता घर पर एक कुत्ता ले आते, वो भी तुमसे होशियार होता। अब ऋषभ आखिरकार समझ गया था कि समर उसका बेइज्जती कर रहा है, और उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। वो एक कदम आगे बढ़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा अपमान करने की? तुम मरना चाहते हो क्या? वो समर को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया था। तभी हिमांशी समर के सामने आई और उसने ऋषभ के सामने आते हुए कहा, ऋषभ, अगर तुमने समर पर हाथ डालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसका मोहक चेहरा गुस्से से भर गया था। ऋषभ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हिमांशी, हटो यहां से। मैं इस आदमी को सबक सिखा कर रहूंगा। इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बेइज्जत करने की? मुझे इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हिमांशी ने ठंडे स्वर में कहा, ऋषभ, मैं यहाँ रेस लगाने आई हूँ। अगर तुमने समर को हाथ लगाने की हिम्मत की तो ना मैं तुम्हारे साथ रेस लगाऊंगी और ना ही कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। उसे लगा कि समर एक साधारण सा इंसान है। उसे डर था कि कहीं उसकी पिटाई ना हो जाए, इसलिए वो उसकी रक्षा करने के लिए सामने आना चाहती थी। हिमांशी को अपने सामने खड़ा देखकर समर की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। वो हमेशा सोचता था कि यह लड़की कृतज्ञ और खुदगर्ज है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो गलत था। कम से कम हिमांशी में दया की भावना तो थी। वो उसकी रक्षा करना चाहती थी। तभी ऋषभ ने समर को ठंडी नजर में देखा और कहा, हिमांशी, इस बार मैं तुम्हारी वजह से इसे जाने दे रहा हूं, लेकिन रेस के बाद मैं इसे सबक तो जरूर सिखाऊंगा। ये कहते हुए समर की तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन उसके हाव भाव देखकर समर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। अगर ऋषभ ने उसके साथ पंगा लेने की हिम्मत भी की तो समर उसकी टांगे तोड़ देगा। ऋषभ ने हल्की मुस्कान के साथ फिर कहा, हिमांशी, चलो रेस से पहले एक कॉकटेल पीते हैं, ये और भी रोमांचक होगा। उसने अभी अभी कॉकटेल बनाना सीखा था। वो अपनी पसंद की लड़की के सामने अपनी शान दिखाना चाहता था। लड़कियों को कॉकटेल पसंद होती है और क्यूपिड एरो बनाने के लिए वो उन्हें अपने साथ सोने के लिए मना सकता था। कल उसने एक लड़की को कॉकटेल बनाकर अपने साथ सोने के लिए मना लिया था। ऋषभ बार में गया और एक लंबा गिलास निकाला। कुछ ही पलों में उसने क्यूपिड एरो कॉकटेल बना लिया। आसपास खड़े गुंडों ने शोर मचा रहे थे और मीठी मीठी बातें भी कर रहे थे। ऋषभ उनका सीनियर था और स्वाभाविक रूप से वो अपने सीनियर को देखकर खुश हो रहे थे। तभी एक मोटे से लड़के ने धीरे से कहा, अरे वाह, ऋषभ भाई ने क्यूपिड्स एरो कॉकटेल बना लिया। उसके पास खड़े एक लड़के ने और कहा,
हाँ, ऋषभ भाई ने अभी कुछ समय पहले उसे बारटेंडिंग सीखनी शुरू की थी, लेकिन उन्हें पहले से ही क्यूपिड एरो कॉकटेल बनाना आता था। तभी एक और ने कहा, आज तो यार ऋषभ भाई रोमांटिक लग रहे हैं। क्या वो इस कॉकटेल के जरिए किसी हसीना को प्यार का इजहार कर रहे हैं? तभी ऋषभ ने हिमांशी के सामने कॉकटेल रखते हुए कहा, हिमांशी, मैंने क्यूपिड एरो कॉकटेल बनाया है। क्यूपिड एरो 5 सेकंड तक चल सकता है। ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ऋषभ ने इस पर काफी समय पर रिसर्च किया था और उसे ये बनाना एक प्रोफेशनल बारटेंडर से देखा था। हिमांशी के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी उभर आई। उसने कॉकटेल देखकर एक ठंडी मुस्कान दी। ऋषभ की हिम्मत कैसे हुई कि उसे खुश करने के लिए क्यूपिड्स एरो का इस्तेमाल करने की। उसे पता नहीं था कि समर जो क्यूपिड एरो कॉकटेल बनाता है वो 30 मिनट तक चल सकता है। वो उसके बनाए कॉकटेल से 10 गुना ज्यादा अच्छा भी था। हिमांशी ने अपना खूबसूरत सिर हिलाते हुए मना करते हुए कहा, तुम ही से पी सकते हो, मुझे ये पसंद नहीं। ऋषभ ने निराश होते हुए कहा, हिमांशी, क्यूपिड एरो 5 सेकंड तक ही चल सकता है। इसे जल्दी से पी लो, वरना ये गायब हो जाएगा। ये ड्रिंक तुम्हारे प्रति मेरे प्यार को दर्शाता है। उसकी बातों से हिमांशी और समर दोनों सिहर उठे। हिमांशी ने जानबूझकर उसको उकसाते हुए कहा, तुम्हारे कॉकटेल पर लगा क्यूपिड्स एरो बहुत जल्दी गायब हो जाता है। मुझे ये पसंद नहीं। ऋषभ ने थोड़ा भोला बनते हुए कहा, हिमांशी, क्यूपिड्स एरो 5 सेकंड तक ही तो चल सकता है। ये तो लंबा समय बहुत हो गया ना। हिमांशी ने समर की और प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन इनके बनाए कॉकटेल पर क्यूपिड्स एरो 30 मिनट तक टिका रह सकता है। ऋषभ ने अविश्वास में सिर हिलाते हुए कहा, हिमांशु, तुम झूठ बोल रही हो। इसका बनाया हुआ क्यूपिड्स एरो 30 मिनट तक कैसे चल सकता है? यह नामुमकिन है। हिमांशी ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। तुम उसे बात कर ही क्यों रहे हो? हिमांशी अब उस बात को करना भी नहीं चाहती थी। ऋषभ ने ठंडे स्वर में समर को तिरस्कार में देखते हुए कहा, हिमांशी, अगर वो सचमुच 30 मिनट तक चलने वाला क्यूपिड्स एरो बना सके तो मैं उसे अपना बड़ा भाई मान लूंगा और जिंदगी भर उनकी इज्जत करूंगा। ऋषभ की अपमानजनक नजर देखकर समर दुखी होकर भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन बोला, तुमसे हिमांशी बात नहीं कर रही। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है और तुम मुझे ऐसे तिरस्कार भरी नजरों से देख क्यों रहे हो? समर ने ठंडे स्वर में मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई गुंडा मुझे बड़ा भाई कहे। ऋषभ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, दोस्त, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जैसा बदतमीज आदमी कभी भी बारटेंडर नहीं बन सका। क्यों शेखी बगा रहे हो? उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। समर के लिए उसकी नापसंदगी पल पल बढ़ती जा रही थी। उसने रेस के बाद सबको सबक सिखाने का फैसला भी कर लिया था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मैं शेखी बगा रहा हूँ? आंखें चौड़ी करके देखो, मैं जो कॉकटेल बनाता हूँ वो भी असली क्यूपिड्स एरो कॉकटेल। उसने उस बंदे को सबक सिखाने के लिए अपना हुनर दिखाने का फैसला कर लिया था। वो बार में गया और एक लंबा लंबा गिलास निकाला। उसने कॉकटेल बनाने की सारी सामग्री डाली और जल्दी से उसको हवा में हिलाने लगा। रुकने के 5 मिनट तक वो भी हिलाता रहा। कॉकटेल के बीच में एक चमकीला खूबसूरत क्यूपिड्स एरो दिखाई दिया। समर द्वारा बनाया गया क्यूपिड्स एरो ऋषभ द्वारा बनाए गए तीर से कहीं ज्यादा चमकीला था। वो एरो 30 मिनट तक चला और 30 मिनट बाद धीरे धीरे गायब होने लगा। आसपास के लोग भी चिल्ला उठे, अरे वाह, ये तो असली क्यूपिड्स एरो कॉकटेल है। कुछ लड़कियां समर को प्यार से देखने लगी थी। समर ने अपने क्यूपिड्स एरो कॉकटेल से उनकी कुछ दिलचस्पी जगा दी थी। आसपास के गुंडे भी दंग रह गए। वो समर का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। तभी हिमांशी ने समर द्वारा बनाए गए क्यूपिड्स एरो का एक घूंट लेते हुए कहा, वाह, ये है असली क्यूपिड्स एरो कॉकटेल। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हिमांशी की तारीफ सुनकर ऋषभ आग बबूला हो गया। वो कॉकटेल से हिमांशी को इम्प्रेस करना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा।
ऋषभ ने जल्दी से टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हुए कहा, हिमांशी, चलो रेस लगाते हैं। तुम्हें रेस की शर्त याद है ना? तुमने कहा था कि अगर तुम फिर से हार गई तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। क्योंकि वो तो बारटेंडिंग में हार गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे रेस तो जीतनी ही पड़ेगी। वो इंदौर शहर का मशहूर स्ट्रीट रेसर था। हिमांशी स्वाभाविक रूप से ऋषभ की बातों से सहमत हो गई और वो यहाँ पर रेस करने ही आई थी। हिमांशी ने समर को गाड़ी की ओर खींचते हुए कहा, ठीक है, चलो रेस लगाते हैं। उसको ऐसे समर को खींचता हुआ देखकर ऋषभ ने मन ही मन गुस्से में कहा, "हम्म, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और मर्द का हाथ पकड़ने की? जब मैं रेस जीत जाऊंगा, जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी, तब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम्हारी दूसरे मर्दों की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं होगी, हाथ लगाना तो दूर की बात। हिमांशु के खूबसूरत शरीर को देखते हुए ऋषभ की आंखों में एक विकृत सा भाव उभर आया। कार रेस का स्थान 18 मोड़ों पर था। उन्होंने रेस एबी रोड से शुरू करते हुए एलआईजी रोड से होते हुए फिर वापस आना था। बिल्कुल सरल सरल नियम बनाए गए थे। जो दौड़ पूरी करेगा वो जीतेगा। खाली मैदान में दो स्पोर्ट्स कारें लगातार खड़ी हो गई, एक लैम्बोर्गिनी और दूसरी फरारी। सफेद लैम्बोर्गिनी ऋषभ की कार थी और स्पोर्ट्स कार के रेस्टिफिकेशंस फरारी से कहीं बेहतर थी। उसके गति, सिस्टम और एक्सीलरेशन सभी टॉप एंड के थे। ऋषभ ने हिमांशी के मोहक चेहरे को देखते हुए घमंड से कहा, हिमांशी, आज मैं तुम्हें जीत कर रहूंगा। तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और अपने बिस्तर तक लेकर ही जाऊंगा। उसकी आंखें लालची, गर्म और अधिकार जताने वाली थी। हिमांशी ने ठंडे स्वर में कहा, ज्यादा सपने मत देखो। तुम ये कंपटीशन नहीं जीत पाओगे। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनूंगी। उसकी लगातार नफरत बढ़ती जा रही थी। वो गम के टुकड़े जैसा था जिसे वो निकाल नहीं सकती थी। ऋषभ ने हल्के से मुस्कुराते हुए अहंकार से कहा, ओह सच में? चलो अब ये बताओ, आज मैं अपनी गाड़ी खुद चला रहा हूँ। क्या तुम भी अपनी गाड़ी खुद चला रही हो या कोई और तुम्हारे लिए रेस लगाएगा? रेस करने के दो तरीके होते हैं, एक तो खुद अपनी कार चलाना और दूसरा किसी को अपने लिए रेस के लिए कहना। हिमांशी ने समर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे लिए रेस ये लगाएंगे। समर ने थोड़ी भौहें चढ़ाई और कहा, हिमांशी, ये काम तुम्हारा है। तुम मुझसे अपने लिए कैसे ड्राइव करवा सकती हो? हिमांशी ने धीमी आवाज में समर के कान में अपने होठों से लगाते हुए कहा, जीजू, आप क्या चाहते हैं कि मैं कंपटीशन हार जाऊं और इस गुंडे की गर्लफ्रेंड बन जाऊं? क्या आपको लगता है कि अगर मैं इस गुंडे की गर्लफ्रेंड बन गई तो ये मेरी बहन आपको ऐसे ही छोड़ देगी? क्या आपको कभी माफ करेगी? हिमांशी की बातें सुनकर समर के चेहरे के भी भाव बदल गए। वो जानता था कि पायल हिमांशी से बहुत प्यार करती है। अगर हिमांशी इस गुंडे की गर्लफ्रेंड बन गई तो पायल जरूर उससे बहुत नाराज हो जाएगी। पायल को नाराज न करने के लिए समर ने हिमांशी को रेस से लगाने का फैसला किया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रेस लगाऊंगा। समर ने गाड़ी का दरवाजा खोला, फरारी की सीट पर बैठ गया और हिमांशी उसके बगल की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। ऋषभ को समर को ड्राइव सीट पर बैठा देखकर मजाक करते हुए उसने कहा, दोस्त, तुम ड्राइवर सीट पर तो ऐसे बैठ गए जैसे तुम पॉल वॉकर हो। गाड़ी चलाना जानते भी हो? समर की फटीचर हालात देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उसने तो कभी गाड़ी चलाई भी नहीं होगी। ऋषभ के मजाक को सुनकर समर हल्के से मुस्कुराया और उसने कहा, ये तो तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा। ऋषभ ने गर्व से कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ कार रेस करने की हिम्मत कर रहे हो। इसे पता चलता है कि तुम बहुत बहादुर हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। और स्ट्रीट रेस का बादशाह था, बहुत स्किल्ड था और इंदौर शहर में उसके पिता के अलावा उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। रेस का जज 20 साल का भी गुंडा था। उसने छोटा लाल झंडा पकड़ा और चिल्लाया, 3, 2, 1, स्टार्ट। पीले बालों वाले गुंडे की बात अभी खत्म हुई थी। ऋषभ की लैम्बोर्गिनी तीर की तरह निकल गई। समर की फरारी पीछे ही चल रही थी। आसपास के लोग जोर जोर से चर्चा कर रहे थे।
उनमें से एक आदमी ने अपने साथी से पूछा, अरे तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? उस लड़के ने कहा, अरे भाई, जाहिर सी बात है ऋषभ भाई जीतेंगे। वो इंदौर शहर के स्ट्रीट रेस के बादशाह हैं। एक और आदमी ने कहा, हाँ हाँ, ये सही कह रहा है, ऋषभ भाई ही जीतेंगे। वो बहुत माहिर है। वो जिस लैम्बोर्गिनी को चला रहे हैं वो एक सुपर स्पोर्ट्स गाड़ी है, वो जरूर जीतेंगे। सबको लग रहा था कि ऋषभ जीतेगा। किसी को नहीं लगा था कि समर जीत सकता है। पहली बात तो ये थी कि समर ज्यादा मशहूर नहीं था। दूसरी बात, ये जिस फरारी को चला रहा था वो लैम्बोर्गिनी के आगे कुछ थी भी नहीं। आसपास के लोग तो ये दांव लगाने लगे थे कि कौन जीतेगा। बेशक ये लोग ऋषभ पर दांव लगा रहे थे। रोम समर की फरारी स्पोर्ट्स गाड़ी चला रहा था और गाड़ी रेसिंग ट्रैक पर लाल बिजली की तरह चमक दौड़ रही थी। इंजन से जोरदार कराह निकली। साफ था कि फरारी अपनी पूरी ताकत और गति पर थी। कार के अंदर हिमांशी चीख पड़ी। उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था। समर की रफ्तार इतनी तेज थी कि आसपास का माहौल धुंधला होता जा रहा था। उन्हें बस हवा के गुजरने की सरसराहट सुनाई देने लगी। वो बहुत अच्छा भी लग रहा था। इस रेसिंग ट्रैक की सबसे मशहूर चीज थी 18 मोड़। मोड़ पर एक लंबे आग की तरह फैले हुए थे और अगर सावधानी न बरती जाए तो गाड़ी सीधा सामने की दीवार से जाकर टकरा जाएगी। हर मोड़ पर एक न एक गाड़ी बुरी तरह से टूटी फूटी खड़ी थी। रेसर्स के एक्सीडेंट की पहली गाड़ियां टूटी हुई थी। पहले मोड़ पर दोनों कारें रोशनी के दो बिंदुओं पर बन गई और ट्रैक पर तेजी से दौड़ने लगी। बेशक लैम्बोर्गिनी आगे थी, समर की फरारी पीछे। हालांकि समर की स्पीड भी बहुत तेज थी। लैम्बोर्गिनी की कार्य क्षमता और गति फरारी से साफ तौर पर बेहतर थी। वो कमतर समय में बराबर नहीं आ सकता था। हिमांशी अपने 500 मीटर आगे चल रही लैम्बोर्गिनी को देखकर चिल्लाई, कितना हरामी आदमी है। लैम्बोर्गिनी की स्पीड बहुत तेज है, फरारी उसके बराबर नहीं जा सकती। वो गुस्से में लाल हो गई थी, लेकिन हिमांशी ये भी जानती थी कि उसकी फरारी लैम्बोर्गिनी से मुकाबला तो नहीं कर सकती। फर्क बस स्पेसिफिकेशंस और कार्य क्षमता का था। अगर वो गाड़ी चला भी ले तो भी वो विश्व की लैम्बोर्गिनी से आगे नहीं निकल पाएंगे। हिमांशी की चीख सुनकर समर ने दुखी होकर कहा, चुप हो जाओ, इतना शोर मत करो। गाड़ी चलाते समय उसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। उसे बहुत बुरा लगता था जब बगल में कोई शोर मचाए। हिमांशी ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, जीजू, मुझे तो बस ये देखकर गुस्सा आ रहा है कि वो साला हमसे 500 मीटर आगे कैसे चल रहा है। समर ने हल्के से कहा, फिर तुम्हारे ऐसे शोर मचाने से क्या हम आगे निकल जाएंगे? चुप हो जाओ, मुझे रेस पर ध्यान देने दो, मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। हिमांशी ने प्रशंसा से समर की ओर देखा और कहा, जीजू, क्या आप सच में ऋषभ से आगे निकल सकते हो? समर ने फीकी मुस्कान के साथ और कॉन्फिडेंस से कहा, मैं अगले 1 मिनट में उससे आगे निकल जाऊंगा। अब बस तुम बात करना बंद करो। उसकी बात सुनकर हिमांशी खुश हो गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये कहते हुए उसने अपने होठों पर बच्चों की तरह उंगली रख ली। समर को जरा भी दबाव महसूस नहीं हुआ। हालांकि ऋषभ अपनी लैम्बोर्गिनी 500 मीटर आगे ही चला रहा था। इस रोड पर 18 मोड़ थे, इसलिए बड़ा ध्यान देना पड़ता था। क्योंकि समर हवा में ड्रिफ्ट मार सकता था, इसलिए उसे हर मोड़ पर गति कम करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए वह आसानी से बाजी पलट सकता था। इस समय सभी बार में लोग इस रेस को देख रहे थे। बार की दीवार पर एक बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन भी लगी थी। कुछ लोगों ने रेस को साफ देखने पर हर मोड़ पर कई ऐसे कैमरे लगाए थे। सभी रेसिंग कारें जैसे ही आगे निकली रिकॉर्ड हो जाती और बार में लगी स्क्रीन पर अपने आप दिखाई देने लगती। जब तक वो बार में होते हर कोई उन 18 मोड़ों पर उनके रेसिंग कारों का लाइव प्रसारण देख सकता था। वहां खड़े एक लंबे लाल बालों वाले गुंडे ने खुश होते हुए कहा, देखा, देखा ऋषभ भाई अपनी लैम्बोर्गिनी से 500 मीटर आगे चल रहे हैं। वो फरारी तो उसके साथ भी नहीं चल पा रही। एक और गुंडे ने कहा, वाह, ऋषभ भाई तो भाई अपनी गाड़ी चला ही रहे हैं, और वो भी तुम्हें पता है एक रेसिंग कार है। वो जरूर जीतेंगे। तभी एक और ने कहा, क्या तुम सबने ये देखा? दूसरा बंदा जब से स्टार्टिंग लाइन से चला था एक बार भी ऋषभ भाई की गाड़ी के पास नहीं पहुंच पाया। ये बहुत मजेदार है ना? वाह,
ऋषभ भाई तो वैसे भी जीत ही रहे हैं। उस समय समर हर मोड़ पर अपनी फरारी सावधानी से चला रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बार में बैठे लोग असल में उसकी रेसिंग पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि अगर उसे पता होता तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। समर ने हल्के से मुस्कान के साथ हिमांशी से कहा, हिमांशी, अच्छे से सीट बेल्ट लगाकर बैठो, मैं ड्रिफ्ट करने जा रहा हूँ, तैयार हो जाओ। पहला मोड़ आने पर लैम्बोर्गिनी की गति धीमी हो गई और जब समर के लिए ड्रिफ्ट करने का यही सबसे अच्छा तरीका था। हिमांशी ने एक्साइटमेंट में कहा, हाँ जीजू ठीक है, मैंने अच्छे से पकड़ लिया है। वो जानती थी कि समर इसमें बहुत अच्छा है और उसकी ड्रिफ्टिंग स्किल उसे जेट की सवारी की तरह जैसा कूल एहसास करवाएगी। वहीं उधर ऋषभ ने अपनी लैम्बोर्गिनी के रेयर मिरर में अपने पीछे आती फरारी देखी और खिलखिलाकर हंसने लगा। ऋषभ ने समर को नीचे देखते हुए कहा, कितना बेवकूफ है, इतनी तेज गाड़ी से मोड़ पर पार कैसे करेगा? इसको इतना भी नहीं पता कि मोड़ पर गाड़ी धीमी करनी चाहिए। पागल, चला है मुझसे रेस लगाने। इस रेस में सबसे अहम वही मोड़ तो था। सही से उसको ही पार नहीं किया तो एक्सीडेंट हो जाएगा और रेस भी एक बार में ही हार जाएगा। पहले भी कुछ रेसर रेलिंग को टक्कर मारकर मर जाते थे। उन्हें लगा कि उनकी ड्राइविंग स्किल इतनी अच्छी है कि उन्हें मोड़ते समय धीमा करने की जरूरत नहीं, और सीधे स्वर्ग पहुंच गए। ऋषभ ने पहले मोड़ को पार करते हुए तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। सेकंडों में सेकंड मीटर की रफ्तार पकड़ते हुए आगे निकल गया। उसी समय समर भी पहले मोड़ पर पहुंच गया। उसने स्पीड धीमी करने की बजाय अपने एक्सीलेटर को जोर से हवा में दबा दिया। बार में मौजूद लोग उसको तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। सभी समर की गाड़ी की स्पीड देखकर बात कर रहे थे, अरे ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बहुत कंपटीशन देखे थे, कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा था कि मोड़ पर कोई गाड़ी की स्पीड बढ़ाएगा। ये पहली बार था। समर ने अपना स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया और अपनी फेरारी की बिजली की तेज से गति और भी तेज कर दी। जब वो आखिरकार पहले मोड़ पर पहुंचा तो उसने तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और अपनी फेरारी को हवा में ऊपर उठा लिया। वो अपनी कार के साथ ड्रिफ्ट करने लगा, मोड़ को छोड़ दिया और बिना स्पीड घटाए वो तुरंत आगे बढ़ गया। समर की ड्रिफ्टिंग स्किल देखकर बार में मौजूद सभी लोग हैरान और उत्साहित हो गए थे। सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। एक लड़के ने हैरानी से कहा, हे भगवान, ये क्या था? क्या वो हवा में ड्रिफ्ट कर रहा था? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। वो बार बार अपनी आंखें मसल कर देख रहा था। उसके पास वाले लड़के ने कहा, भाई ऐसे अपनी आंखें मत बोलो, तुमने जो देखा वो बिल्कुल असली है और उसने जो जिया किया है वो असली ड्रिफ्टिंग स्किल है। मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा। एक और ने कहा, अरे किसने कहा कि ये बंदा गाड़ी नहीं चला सकता? ये तो कमाल कर रहा है। हवा में ड्रिफ्टिंग करने की स्किल को सबसे तेज ड्रिफ्टिंग मेथड माना जाता था और ये तो मोड़ पर भी हुआ। दरअसल कुछ लोग भी थे जो हवा में ड्रिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा तभी होता था जब वो धीमी स्पीड कर देते। इतनी तेज स्पीड में ड्रिफ्टिंग करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, और इस फटीचर से लड़के ने उन सब के सामने ये कर दिया था। उधर जब समर की फरारी और लैम्बोर्गिनी के बीच का अंतर कम हो गया। पहले वो लैम्बोर्गिनी से 500 मीटर दूर था, लेकिन ड्रिफ्ट के बाद अब वो सिर्फ 400 मीटर रह गया था। इस स्पीड के हिसाब से वो पांचवें मोड़ पर लैम्बोर्गिनी के पहुंच पास जाएगा और रास्ते में छठे मोड़ पर उससे आगे भी निकल जाएगा। हिमांशी की ड्रिफ्टिंग स्किल में बहुत प्रभावित और उत्साहित दिखाई दे रही थी। उसने खुशी में झूमते हुए कहा, जीजू आप कमाल हैं। समर ने हिमांशी की तरफ देखा और कहा, बकवास मत करो, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनाई देनी चाहिए। अगर तुम अब बोली तो मैं गाड़ी साइड पर रोक दूंगा। चुपचाप मुझे ध्यान देने दो स्पीड पर। हिमांशी ने जीभ निकालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, ठीक है जीजू, मैं अब से बिल्कुल बात नहीं करूंगी, आप बस इसी तरह गाड़ी चलाइए। वो उस पर बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। ऋषभ ने अपने रियर मिरर में समर को ड्रिफ्ट करते हुए देखकर बहुत निराश होते हुए कहा, अरे अरे आदमी कौन है भाई? कहाँ से आया? ये इतनी अच्छी ड्रिफ्टिंग कैसे कर सकता है? ऋषभ जानता था कि वो धीमा हो रहा है, जबकि समर हर मोड़ पर तेज होता जा रहा है और उनका अंतर भी कम होता जा रहा है। समर अपनी पूरी गति से 5 मोड़ पर कर चुका था
आखिरकार आगे वाली लैम्बोर्गिनी तक पहुंच ही गया। बार में मौजूद सभी लोग हैरानी और आश्चर्य से चिल्ला रहे थे। वाह, वो कर गया! वो फेरारी ऋषभ की लैम्बोर्गिनी तक पहुंच गया। ऋषभ अपनी बगल वाली फेरारी को देखते हुए बुरे विचार सोच रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं उसे अगले मोड़ पर पार नहीं करने दे सकता, नहीं तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा, मैं हार जाऊंगा। ऋषभ ने अचानक अपना स्टीयरिंग व्हील घुमाया और अपनी लैम्बोर्गिनी के बगल वाली फेरारी को टक्कर मार दी। इस टक्कर के कारण समर की फेरारी डिवाइडर से जा टकराई गई। हिमांशी ने जोर से चीख मारते हुए कहा, जीजू ध्यान से, वो हमारी गड्डी को टक्कर मार रहा है। जब उसने ऋषभ को लैम्बोर्गिनी उनकी ओर मोड़ते हुए देखा, उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। जाहिर है समर ने भी लैम्बोर्गिनी को किनारे पर देख लिया था, लेकिन सड़क बहुत संकरी थी, वो कार को चकमा नहीं दे सका। तभी धमाका हो गया। लैम्बोर्गिनी ने फेरारी को दोबारा टक्कर मार दी। फेरारी सीधा जाकर डिवाइडर से टकरा गई। फेरारी का एक बड़ा सा हिस्सा उखड़ गया। हिमांशी गुस्से से ऋषभ पर चिल्लाई, ऋषभ क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मेरी गाड़ी से टक्कर क्यों मार रहे हो? ऋषभ ने ठहाका लगाते हुए अंदर ही अंदर हंसा। हिमांशी, ये नियमों के खिलाफ नहीं है। एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को टक्कर मार सकती है। उसकी आंखों में ठंडक की एक साफ झलक थी। उसने फिर से फेरारी को टक्कर मार दी। फेरारी इस बार जाकर रेलिंग से टकरा गई और गाड़ी का दाहिना दरवाजा टूट गया, जिसे वो पूरी तरह से भयानक लग रही थी। समर भी ऋषभ की हरकतें देखकर गुस्सा हो चुका था। उसने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, अरे कमीने, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन हरकतों से डर जाऊंगा? अब देख मैं क्या करता हूँ। ठीक है, अब जब तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। समर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अचानक अपनी गाड़ी लैम्बोर्गिनी की तरफ मोड़ दी। धमाका और फरारी ने लैम्बोर्गिनी को दूसरी तरफ से रेलिंग की तरफ धकेल दिया। सफेद लैम्बोर्गिनी का पैसेंजर साइड का एक बड़ा हिस्सा उखड़ गया। ऋषभ ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, साले फटीचर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लैम्बोर्गिनी को टकराने की? तुम्हें पता भी है गाड़ी कितने की है? अपनी लैम्बोर्गिनी की खरोच लगी बॉडी देखकर ऋषभ का दिल दुख हो रहा था। लैम्बोर्गिनी एक महंगी स्पोर्ट्स गाड़ी थी और उसकी कीमत करोड़ों में थी। ये गाड़ी तो ऋषभ की पसंदीदा भी थी, इसलिए नाराज होना जायज बात थी। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं तुम्हें टक्कर मार रहा हूँ, कमीने, जो करना है कर लेना। ये कहते हुए उसने अपनी फरारी फिर से लैम्बोर्गिनी की ओर भिड़ा दी। तभी धमाका धमाका और धमाका। फरारी और लैम्बोर्गिनी ट्रैकिंग रेस पर लगातार टकरा रही थी। दोनों गाड़ियों को अलग अलग स्तर का नुकसान हो रहा था, लेकिन लैम्बोर्गिनी की क्वालिटी बेहतर थी, इसलिए उसे कम नुकसान हुआ। फरारी ज्यादा अतिग्रह हो गई थी और गाड़ी की बॉडी बहुत ज्यादा से पेंट भी उखड़ गया था। हिमांशी की सीट भी बेढंगी हो गई थी। क्योंकि हिमांशी की सीट बेढंगी थी, इसलिए वो लगभग समर की गोद में ही लेट गई थी। उसके कोमल हाथ समर के पैर को छुआ और वो चौंक गया। बार के अंदर बैठे लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे। वो दोनों कारों को आपस में टकराता हुआ देखकर एक्साइटेड थे। बार में ऋषभ के एक साथी ने कहा, अरे क्या ऋषभ भाई पागल हो गए हैं और फरारी से क्यों टकरा रहे हैं? उसके पास खड़े लड़के ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें धुंधली हो गई। अब फरारी ऋषभ भाई की लैम्बोर्गिनी से टकरा रही है। उस पहले वाले लड़के ने कहा, अरे ये तो इंटरेस्टिंग है। अब तक सबसे जबरदस्त कार रेस है जो मैंने देखी है। दोनों कारें आपस में टकरा रही हैं। ये बदमाश लोग उपद्रव मचाने लगे थे। उन्हें एडवेंचर पसंद था, वरना वे वाइल्ड बार में आते भी नहीं। जाहिर है उन लोगों के अलावा वहां कुछ लोग चिंतित भी थे। गुंडे चिंतित थे। ऋषभ भाई उनके बड़े भाई थे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऋषभ भाई एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थे, इसलिए वो उनके लिए चिंतित हो रहे थे। फरारी और लैम्बोर्गिनी एक दूसरे को बुरी तरह से टकराती जा रही थी। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक दूसरे से टकराते रहे। अरे नहीं, ये तो खतरा है। तभी अचानक समर के भाव बदल गए, क्योंकि उसने एक मोड़ देख लिया और दोनों कारें अगले मोड़ पर पहुंच चुकी थी। समर जानता था कि उसे यहाँ लैम्बोर्गिनी से नहीं टकराना चाहिए। आम सड़क पर टक्कर से ठीक था, लेकिन मोड़ पर खतरनाक हो सकता था। सड़क बेहद संकरी थी और इससे दोनों गाड़ियां ट्रैक से नीचे उतर सकती थी। समर को मौत का डर नहीं था, लेकिन उस ऋषभ जैसे गुंडे के साथ वो मरना नहीं चाहता था। ये शैडो किंग बहुत शर्मनाक होता और समर ने जोर से एक्सीलेटर दबाया, फरारी को आगे बढ़ा दिया। ऋषभ ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या हो रहा है? वो मेरी गाड़ी से टकरा क्यों नहीं रहा?
उसके चेहरे पर उलझन की एक झलक दिखाई दी। वो समर से टकराने ही वाला था कि समर बच गया। एक पल में समर की फरारी ड्रिफ्टिंग करते हुए मोड़ पार कर गई। तभी ऋषभ ने चौंक कर देखा। अरे नहीं, ये तो मोड़ है। उसकी आंखों में डर था और उसका ध्यान फरारी पर इतना तेज था कि आगे का मोड़ उसने देखा भी नहीं। लैम्बोर्गिनी आगे के मोड़ पर सिर्फ 50 मीटर दूर थी। खतरे के वक्त ऋषभ ने जल्दी से लैम्बोर्गिनी को मोड़ा और जोर से ब्रेक लगा दिया। लैम्बोर्गिनी रेलिंग से टकराने से बाल बाल बच गई। ऋषभ ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसका पूरा शरीर पसीने से भर गया था। ऋषभ ने उदास होकर कहा, साले कमीने, अब देखता हूं कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। ऋषभ ने लैम्बोर्गिनी का एक्सीलेटर दबाया और गुस्से में पागल जानवर की तरह फरारी का पीछा करने लगा। लैम्बोर्गिनी बहुत ही तेज थी, लेकिन फरारी पहले ही लैम्बोर्गिनी से आगे निकल चुकी थी। हर मोड़ पर समर तेजी से आगे बढ़ता ही जा रहा था। दोनों कारों के बीच की दूरी बढ़ गई थी। ऋषभ गुस्से से लाल था, लेकिन वो समर जितनी तेजी से आगे बढ़ पा रहा था। समर तेजी से फरारी चला रहा था और तभी पैसेंजर सीट का दरवाजा अचानक से नीचे गिर गया। फरारी बहुत जर्जर हो गई थी। दरवाजा तो टूट ही गया था, पैसेंजर सीट का आकार भी बिगड़ गया था। पैसेंजर सीट पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। उस स्थिति में बने रहना बहुत थका देने वाला था। इसलिए हिमांशी का सिर नीचे झुक गया और वो समर की नीचे पांव पर लेट गई। उसका चेहरा समर की पांव से सट गया था। जब समर ने उसकी सांसें महसूस की तो समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसका शरीर कांप उठा और उसने स्टीयरिंग व्हील लगभग छोड़ ही दिया। गाड़ी लगभग रेसिंग ट्रैक से उतर गई और वह बहुत एक्साइटेड था। समर ने भौहें सिकोड़ते हुए अजीब तरीके से कहा, हिमांशी, क्या कर रही हो? हटो यहां से। हिमांशी ने सिर उठाते हुए शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जी जो पैसेंजर सीट टूट गई है, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे कुछ पल के लिए यहीं लेटने दो। फिर उसने अपना छोटा सा सफेद हाथ बढ़ाकर समर की कमर को सहलाना शुरू कर दिया। समर का दिमाग खाली हो चुका था। उसका खून खोलने लगा। ये दुष्ट उसे बहका रही थी। समर शर्मा गया और उसकी सांसें फूल गई। उसने शर्माते हुए कहा, हिमांशी, मुझे ऐसे सुना बंद करो। हिमांशी बहुत चालाक थी। समर के शर्माते चेहरे को देखकर उसकी आंखें धूर्तता से चमक उठी और उसके होठ सिकुड़ गई। उसने जानबूझकर सवाल किया, जीजू, अच्छा लग रहा है ना? समर की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, हिमांशी, अपने हाथ हटाओ। तभी समर ने आगे देखा। गाड़ी रेसिंग ट्रैक से उतर गई और एक दीवार से टकराने वाली थी। ये देखकर समर के पसीने छूट गए। दीवार के पास पहुंचते हुए उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसका शरीर गर्म हो गया था और ये सब हिमांशी की वजह से हो रहा था। हिमांशी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए फ्लर्टिंग भरे अंदाज में पूछा, जीजू, आपकी आंखें लाल बहुत है। अब ये मत कहना कि आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है। समर ने गुस्से में उसको घूरते हुए कहा, शैतान, तुम्हारी मुझे बहकाने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अब मुझे तुम्हें इसकी सजा देनी पड़ेगी। ये कहते उसने हिमांशी की कमर को पकड़ा और उसे ऊपर उठा दिया। वो उसको गाड़ी से बाहर फेंकने ही जा रहा था। तभी हिमांशी के लंबे बाल समर की पैंट के जेब में अटक गए, जिसकी वजह से समर को एक झटका लगा और एक झटके की वजह से उसके होठ हिमांशी के होठ से टकरा गए। लेकिन तभी समर को एहसास हुआ कि ये किस एक्सीडेंटली नहीं, जानबूझकर किया गया है। हिमांशी ने उसको सिर पकड़कर उसको एक जोरदार किस कर लिया। समर लगातार उसे छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गर्दन झुकी हुई थी, जिस वजह से वो अपना पूरा जोर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी ऋषभ ने उन दोनों को ऐसे किस करता हुआ देख लिया। उसने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, धिक्कार है धोखेबाज उस कमीनी पर। इस कुतिया ने मुझे ठुकराकर इस फटीचर को चुना। मैं इस फटीचर को ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब इसे मारने से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी आंखें जलन से भर गई थी। चेहरे पर भाव गंभीर हो गए थे। बहुत देर से हिमांशी को फॉलो कर रहा था। उसका हाथ अभी भी उसके कमर पर था और ये फटीचर तो उसके सामने हिमांशी को किस कर रहा था। ये वो बर्दाश्त कैसे कर सकता था? उसने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर गुस्से से फरारी की ओर चल दिया। फरारी के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हिमांशी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बदचलन हो। अगर मुझे पता होता
तुम इतनी बदचलन हो तो मैं तुम्हारे साथ पहले ये सब कर लेता, लेकिन मैंने तुम्हें प्यार किया और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। तभी जब उसकी बात सुनकर कानों में समर ने सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। समर जो अब तक हिमांशी को खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसने अब ऋषभ को जलाने के लिए हिमांशी के बालों में हाथ डाला और उसको किस करने लगा। कुछ सेकंड तक किस करने के बाद दोनों अलग हुए। हिमांशी ने ऋषभ से कहा, ऋषभ तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। ऋषभ ने गुस्से में हिमांशी को घूरते हुए कहा, ठीक है मैं बेशर्म हूं, लेकिन तुम्हारे जितना बेशर्म नहीं। तुम इतनी बेताब कैसे हो सकती हो कि बीच रेस में ही इस फटीचर को किस करने लगी? अगर ज्यादा ही गर्मी थी तो चलो मेरे साथ। अब तक हिमांशी और समर दोनों अलग हो चुके थे। ऋषभ के मुंह से फटीचर सुनकर उसको गुस्सा आ गया था। वो गाड़ी से नीचे उतरा, उसने ऋषभ के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी सोच कितनी गंदी है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठीक से बात करना सिखाया भी नहीं क्या? थप्पड़ जोरदार और साफ था। उसने ऋषभ लगता बेहोश हो ही गया था। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा हाथ का निशान भी बन गया था। उसका गाल बुरी तरह से सूजने लगा। ऋषभ ने अपना चेहरा ढक लिया और गुस्से में बोला, कमीने, कमीने तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम मरना चाहते हो क्या? समर ने अपना दाहिना पैर उठाया और सीधे उसके पेट पर एक जोरदार किक और मार दी। धड़ाम, ऋषभ का शरीर उछलकर जमीन पर जोरदार आवाज के साथ गिरा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून की उल्टी शुरू हो गई। समर ने घृणा से ऋषभ की ओर देखते हुए कहा, अपना गंदा मुंह देखो। क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इसके बाद जब समर और हिमांशी की आंखों में आपस में मिली तो दोनों एक दूसरे की आंखें चुरा रहे थे। समर ने अपने आप से घिन आ रही थी। माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया था। तब हिमांशी को कुछ अचानक याद आया। उसने अपनी आंखें घुमाते हुए धीरे से कहा, ओह मैं तो भूल ही गई थी, हमें रेस करनी है। जीजो जल्दी चलो, हमें ये रेस नहीं हारनी। समर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, चलो फिर चलते हैं, रेस को जारी रखते हैं। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और रेस कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो गया। वो आज रेस करने के लिए आया था और पब में बहुत सारे लोग ये देख भी रहे थे, इसलिए जाहिर है ये कंटिन्यू करना ही था। तभी हिमांशु ने बिगड़ी हुई पैसेंजर सीट को देखते हुए होठ फुलाकर कहा, जीजू पैसेंजर सीट टूट गई, अब मैं कहाँ बैठूं? समर ने पैसेंजर सीट की तरफ देखा, समझ गया कि अब उस पर कोई नहीं बैठ सकता। उसने धीरे से उसको अपनी गोद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है तुम यहाँ बैठ जाओ। हिमांशी उसकी गोद में बैठते ही खिलखिला उठी और बोली, जीजू आप बहुत अच्छे हैं। तभी समर ने चाबी घुमाई, एक्सीलेटर दबाया और बिना बांधे घोड़े की तरह तेजी से आगे बढ़ गया। उनको जाता हुआ देखकर ऋषभ भी जल्दी से खड़ा हो गया। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, ओ कमीनो, मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वो फरारी को गुस्से में देख रहा था। ऋषभ ने अपना फोन निकाला और बार में अपने कुछ लोगों को फोन कर दिया। उधर बार के अंदर एक नौजवान ने कॉल पिक किया और बोला, जी ऋषभ भाई, बताइए क्या चाहिए? ऋषभ ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए फोन के दूसरी तरफ से युवक को ऑर्डर देते हुए कहा, छोटे, जल्दी से एक काम करो, रेसिंग ट्रैक के लास्ट मोड़ पर कीले लगा दो। उन कमीने को सबक सिखाना है। वो आदमी ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन ऋषभ भाई ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। आप लोग अभी रेस लगा रहे हैं, अगर कीले गाड़ी की टायरों में लग गई तो तेज स्पीड से किसी की जान जा सकती है। ऋषभ ने गुस्से में कहा, छोटे जो कह रहा हूं वो करो। मैं ये चाहता हूं कि हिमांशी और वो फटीचर दोनों आज भयानक मौत मर जाएं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आगे से मेरे ग्रुप में आने की सोचना मत। उस आदमी ने जल्दी से हामी भर ली और कहा, ठीक है ऋषभ भाई, मैं अभी करता हूं। ठीक उसी समय समर भी किलो वाले इलाके की ओर बढ़ रहा था। तभी जैसे ही वो मोड़ पर मुड़े, टायरों से जोर से आवाज आई। गाड़ी चट्टान की ओर झुक गई। हिमांशु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जोर से चेतावनी देते हुए कहा, जीजू टायर फट गई, सावधान, गाड़ी चट्टान की ओर जा रही है। समर की भौहें भी तन गई थी। स्वाभाविक रूप से उसे खतरा महसूस हो चुका था। टायर पंचर हो गया और गाड़ी रोड के किनारे बढ़ रही थी।
खतरे के क्षण में समर ने ब्रेक लगाया, स्टीयरिंग व्हील घुमाया और फेरारी आखिरकार चट्टान से आधा मीटर दूर आकर रुक गई। अगर वो एक पल और ना रुकती, फेरारी चट्टान से टकरा जाती। ये सब समर के शानदार ड्राइविंग कौशल की बात हो रही थी। वो रोकने में गाड़ी को कामयाब हो चुका था। बाहर में मौजूद लोग स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे। पंचर हुई फरारी को देखकर सभी दंग रह गए। भीड़ में खड़े एक पतले से लड़के ने कहा, देखो हिमांशी की फरारी का एक टायर पंचर हो गया। तभी उस पास खड़ी लड़की ने कहा, हाँ मैंने देखा, जब वो मोड़ पार कर रहे थे उनका टायर पंचर हुआ। तभी एक और ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ये कितना खतरनाक है यार, फरारी लगभग चट्टान से टकरा ही जाने वाली थी। सभी लोग आश्चर्य के अलावा क्या भी कर सकते थे, लेकिन वे सभी समर की ड्राइविंग स्किल से दंग रह गए थे। उसकी ड्राइविंग स्किल्स अद्भुत थी। उधर समर और हिमांशी गाड़ी से उतरे। दोनों पंचर हुए टायर को अवाक देखते रहे। समर ने गौर से देखा कि जमीन पर बहुत सारी कीलें थी। वो समझ गया कि इन्हीं की वजह से गाड़ी का टायर पंचर हुआ है। समर ने गुस्से में उन कीलों को घूरते हुए कहा, जमीन पर कीलें पड़ी है, किसी ने जानबूझकर इन्हें रखा। कीलें? हिमांशी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने नीचे देखा और जमीन पर कीलें पड़ी है। वो गुस्से में बोली, किस कमीने ने यहाँ कीलें रखी होंगी? उसने तो हमें लगभग मार ही डाला था। हिमांशी गुस्से में लाल हो गई थी। वो अक्सर रेस लगाती थी और ट्रैक की अहमियत जानती थी। हिमांशी ने निराश होकर कहा, अब हमारा काम तमाम। टायर पंचर हो गया और हम पक्के तौर पर हार जाएंगे। मुझे मजबूरन उस कमीने की शर्त माननी पड़ेगी। उसे रेस की परवाह थी, क्योंकि उसने सबके सामने ऋषभ से शर्त लगाई थी। अगर वो हार गई तो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तभी समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे एक ही तो टायर पंचर हुआ है, चलो सभी टायर पंचर कर देते हैं। ये कहते हुए उसने जमीन पर पड़ी कील उठाकर तीनों टायरों को पंचर करने लगा। उसके बाकी के 3 टायर पंचर भी हो गए, जिससे वो जल्दी से टायर चिपक गए। और हिमांशी ने जब समर को बाकी 3 टायर पंचर करते हुए देखा तो असमंजस में पड़ गई। उसने पूछा, जीजू आप ये क्या कर रहे हैं? समर ने मुस्कुराते हुए समझाते हुए कहा, हिमांशी हम एक पंचर वाले टायर को नहीं चला सकते, लेकिन अगर सभी पंचर हो जाएंगे तो हम गाड़ी चला सकते हैं। हिमांशी ने पिचके हुए टायरों को देखते हुए उदास होकर कहा, लेकिन अगर सभी पंचर हो गए तो गाड़ी बेकार हो जाएगी। फरारी बहुत महंगी, अगर ये बेकार हो गई तो बहुत दुख होगा। समर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या फिर तुम हिमांशी ऋषभ की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? हिमांशी ने धीरे से कहा, नहीं जीजू, मैं उस गुंडे की गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। अब देखना तो ये है कि क्या वो रेस जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या क्या समर रेस जीतेगा या नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने गांव अपने शहर में इस कहानी को हर किसी को दिखाएं और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और जल्द ही नई कहानी भी आपको सुनने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक लाइक और एक कमेंट जरूर से जरूर करें।